लेकिन आप अंदाज कीजिए कि इसका क्या कीमत हो सकता है। 1500, 2000। वेलकम दोस्तों, बात करेंगे सोशल मीडिया पे क्या वायरल चल रहा है। राहुल गांधी के किए गए एक एक्ट को लेकर किस तरीके से बवाल मचा हुआ है। जब राहुल गांधी ने एक मंच के ऊपर फॉरेन पॉलिसी को बताया कि फॉरेन पॉलिसी क्या है और किस तरीके से ये काम करता है, और उस मंच के ऊपर जब मेलोनी का नाम आया तो उसके बाद से किस तरीके से बवाल मच जाता है। रूबिका लियाकत ने इसको लेकर एक शो किया, इसको नाटक नौटंकी पूर्णता बताया और बताया कि एक देश की राष्ट्रपति का अपमान हुआ है। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? नाटक देखना सबको पसंद है। हंसी मजाक फूहड़ता, बड़े लाइक्स मिल जाएंगे, बहुत कमेंट्स आ जाएंगे। उसकी पहचान आप दूसरे देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपमानित करके क्या बदलना चाहते हैं? वो भी तब जब उस महिला प्रधानमंत्री का कोई वास्ता ही नहीं आपके सियासी खेल से। हद है। तो राहुल गांधी एक मंच के ऊपर फॉरेन पॉलिसी बता रहे थे कि इस वक्त मौजूदा सरकार में फॉरेन पॉलिसी क्या है, और उसके बाद किस तरीके से इटली के राष्ट्रपति मेलोनी का नाम आ जाता है। उसके बाद से रूबिका लियाकत इसके ऊपर भड़क जाती है और साथ ही साथ तमाम मीडिया चैनल इसको लेकर सवाल पूछने लग जाते हैं। और उसके बाद शुरू होता है ये पूरा कंट्रोवर्सी और किस तरीके से रूबिका लियाकत को जवाब दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सीएम नरेंद्र मोदी ने पब्लिक मंच से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नीच से नीच घटिया बयान दिया था, तब तुम्हारी चाटुकारिता कहाँ थी। लोग रूबिका लियाकत को बता रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से क्या क्या नहीं बोला है, किस तरीके से राहुल गांधी को हाइब्रिड कल्प, सोनिया गांधी को इम्पोर्टेंट जर्सी गाय और पूरे मुस्लिम समाज को पंचर बनाने वाला बोला है। तो उस वक्त आपकी ये सम्मान कहाँ चली जाती है। दूसरी तरफ लोग बता रहे, मुझे एक बात समझ में नहीं आता, जब विपक्ष सत्ता पक्ष को क्रिटिसाइज करता है तो सबसे पहले न्यूज़ एंकर सत्ता पक्ष के साथ खड़ी हो जाती है, और जब सत्ता पक्ष विपक्ष को क्रिटिसाइज करता है तो ये लोग गायब हो जाते हैं। इसको पत्रकारिता नहीं कहते मैडम, इसको चाटुकारिता कहते हैं। और साथ ही साथ लोग रूबिका लियाकत को बता रहे कि वो जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, उसने टीचर बनने की कोशिश की, अब वो महिलाओं के सम्मान के लिए एक्टिविस्ट बनने की कोशिश कर रही है। जब दिल्ली प्रोटेस्ट में सिक्योरिटी ऑफिसर लड़कियों के साथ मारपीट कर रहे थे तब वो कहाँ थी। और दूसरी तरफ बताया जा रहा, राहुल गांधी के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर किए गए एक्ट को लेकर जिस तरीके से तमाम मीडिया राहुल गांधी को क्रिटिसाइज कर रहा था, राहुल गांधी को गलत बता रहा था और विपक्ष से सवाल पूछ रहा था, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड में प्रियंका भारती ने इन सारे सवालों का जवाब दे दिया है। गले लगाना, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों को बदनाम करना, क्या आपको ये ठीक लगता है? बिल्कुल गलत। लेकिन आया कहां से? जो बोगे वो काटोगे। प्रधानमंत्री जी, उनकी मंडली, उनके जो लफंडर सांसद हैं, यही तो बोए थे, वही काट रहे हैं। डॉक्टर निशिकांत दुबे, ये ट्वीट है मेरे पास उनका ट्वीट है, लिखा है राहुल गांधी जी इस गले पड़ने को जठरागनी कहते हैं या कामाग्नि। एक प्रधानमंत्री, देश की पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, उनके लिए इस तरह की बेहूदगी भरी भाषा का इस्तेमाल करना, ये है वो लंपट सांसद जिनकी मैं बात कर रही हूँ। तो तमाम मीडिया राहुल गांधी के इस एक्ट को लेकर जो सवाल पूछ रहा था, प्रियंका भारती ने सिर्फ 30 सेकंड में ही उसका जवाब दे दिया और लिखा है जो बोओगे वही तो काटोगे। निशिकांत दुबे ने इंदिरा गांधी को लेकर क्या कुछ कहा था, और उसके बाद तेजस्वी यादव को औरंगजेब तक बोला गया, बिहार की महिलाओं का रेट तय किया गया, और उसके बाद मोदी जी ने 50 करोड़ रेट किसकी लगाई थी। तो बताया जा रहा है कि सब ने वहीं से सीखा है, गाली बोगे तो गाली ही काटना पड़ेगा। अब प्रियंका भारती ने मीडिया को जो जवाब दिया है उसको लेकर लोग बता रहे कि आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती की एक खास बात यह है कि वो जब टीवी डिबेट में शामिल होती है तो बीजेपी के लोगों का पूरा काला चिट्ठा साथ लेकर जाती है। और दूसरी तरफ इस पूरे कंट्रोवर्सी के बीच में मोहम्मद जुबैर ने बीजेपी गोवा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट को पोस्ट किया है, जिसमें बीजेपी गोवा के ट्विटर हैंडल से ये तस्वीर पोस्ट किया गया और लिखा है द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू कांग्रेस
मोहम्मद जुबैर ने लिखा है, नेहरू ने 1960 में ये सिगरेट जलाई थी और 60 साल बाद भी बीजेपी और आरएसएस की जल रही है। और साथ ही साथ अपडेट सामने आता है मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से और राजस्थान से, और किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे जिनको जेन अल्फा कहा जा रहा है वो सड़कों के ऊपर उतरकर स्कूल को लेकर, स्कूल के बेसिक फैसिलिटी को लेकर, यूनिफॉर्म को लेकर, पानी इलेक्ट्रिसिटी को लेकर और स्कूल को रीलोकेट किए जाने को लेकर सड़कों के ऊपर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपके बन जाते तब भी आप यही सुविधा रखते क्या? एक भी कमरा नहीं लिया बैठने सुनेंगे। देखो यही ताकत है कि वो इसीलिए नहीं आ रहा। 4 बार इकट्ठे हो गए, कोई सुनने को तैयार नहीं। ये तो उनके लिए शर्म की बात है ना, बच्चों को तरह की बच्ची है, ऐसी बेटी है, मैं मुंह उतार के कोई सुनने को तैयार नहीं है। बच्चियाँ कैसे पढ़ सकेगी सर? कैसे इतने दूर जा सकेगी? आजकल का वहाँ का इंडिया का सर 2 मिनट आपने गरीबों के घर तोड़ के उनको चोरीकरण करने के लिए उस दिन के लिए कराया। जनता कुछ नहीं बोली, जनता उप तक नहीं करी सर। लेकिन अब लड़कियों की शिक्षा में, उनके अधिकार में बात आई है तो जनता बोलेगी और आज जनता आवाज उठाएगी। अपडेट के मुताबिक बताया जा रहा है कि अब जेन अल्फा का प्रदर्शन मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी हो रहा है। दरअसल लड़कियों के सरकारी स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है जो कि 10 से 12 किलोमीटर दूर है और इसी के विरोध में छात्राएं कलेक्टर के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रही है। उसके बाद अपडेट सामने आता है राजस्थान से और किस तरीके से राजस्थान के एक स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे स्कूल प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जंतर मंतर की क्रांति पूरे देश में फैलती जा रही है, जहां छोटे छोटे बच्चे अपना हक मांग रहे और स्कूल प्रशासन से एक छोटी बच्ची ये पूछ रहे कि अगर आपके बच्चे होते तो क्या आप उन्हें ऐसी व्यवस्था देते। तो मध्य प्रदेश उज्जैन से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर राजस्थान और भी कई जगह से अपडेट सामने आ रहे हैं जहां स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे स्कूल के बेसिक फैसिलिटी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे। कहीं पर टीचर की कमी है तो कहीं पर पानी नहीं है, कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कहीं पर स्कूल को 10 से 12 किलोमीटर शिफ्ट किया जा रहा है, जिसको लेकर ये छोटे छोटे बच्चे जिनको जेन अल्फा कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये सड़कों के ऊपर उतर गए हैं और ये जंतर मंतर के बाद देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अपडेट सामने आता है धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग, जिसको कुछ दिन पहले गोली चलाने और जमीन हड़पने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद से किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोग धीरेंद्र शास्त्री की पोल खोल रहे हैं। लोग अपडेट पोस्ट करते हुए बता रहे कि दामोदर यादव ने धीरेंद्र शास्त्री को खुली चेतावनी दी है। लगभग 250 एकड़ जमीन धीरेंद्र शास्त्री और उनके भाई ने जबरदस्ती बंदूक की नोक पर गरीबों से छीनी है। सरकार को ये कहा गया है कि वो जमीन जल्द से जल्द गरीबों को वापस कर दे, नहीं तो 1000 गाड़ियों के साथ 20,000 लोग लेकर धीरेंद्र शास्त्री के तथाकथित आश्रम को घेरने का काम करेंगे। 250 एकड़ जमीन के लगभग धीरेंद्र शास्त्री और उनके भाई ने जबरदस्ती बंदूक की नोक पे गरीबों से वहां से छीनी है। वो 250 एकड़ जमीन तुरंत सरकार मुक्त करा दे, नहीं तो 1000 गाड़ियां लेके मैं दतिया से जाऊंगा और 20,000 लोगों को लेके धीरेंद्र शास्त्री का आश्रम तथाकथित आश्रम जिसमें उल्टे काम होते हैं वो घेरेंगे और सरकार को मुश्किल पड़ जाएगी, फिर सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये गवर्नमेंट की बात, मेरी बात नहीं है। ये आपका है 3650, खसरा नंबर 3650। ये भी बागेश्वर धाम डेवलपमेंट के नाम है और शालिग्राम गर्ग के नाम जी है। और इसमें फिर इसके बाद आप देखिए 3648, खसरा नंबर 3648। ये भी बागेश्वर धाम लैंड, 2 हैं, एक सन्यासी बाबा, एक बागेश्वर धाम डेवलपमेंट। और ये कहां की है? ये छतरपुर की है। ये छतरपुर की है, यहां भी प्लाटिंग हो रही है। ये भी छतरपुर की है और 3650 भी छतरपुर की है, ये गड़ा की नहीं है। ये जो कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं, ये भी छतरपुर की है। बताया जा रहा तुम लोग धीरेंद्र शास्त्री के कथा में लगे रहो, तब तक वो सारी जमीन अपने नाम कर लेगा। पूर्व विधायक RD प्रजापति ने प्रमाण के साथ धीरेंद्र शास्त्री के साम्राज्य की पोल खोली है।
एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि उनके छोटे भाई से उनका कोई संबंध नहीं, लेकिन उनके छोटे भाई के नाम पर काफ़ी ज़मीन है। और साथ ही साथ अपडेट सामने आता है बिहार से, और इस अपडेट को लेकर लोग बता रहे हैं कि मैंने बहुत सारे स्कैम देखे हैं लेकिन आज तक ऐसा स्कैम नहीं देखा है। दरअसल बिहार का ये डस्टबिन स्कैम बताया जा रहा है, जिसको लेकर अपडेट ये सामने आता है कि जो डस्टबिन 1000, 1200 या फिर 1500 रुपये में बाज़ार में मिल जाता है, उसको सरकार ने 15,490 रुपये में ख़रीदा है। लेकिन आप अंदाज कीजिए कि इसका क्या कीमत हो सकता है। 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। लेकिन बिहार की सरकार और स्वास्थ्य विभाग, ये जो ड्रम है, ये ड्रम कितना हम खरीदा है जानते हैं? चौंकिएगा मत, 15,450 रुपया में यही ड्रम 15,450 रुपया में 2 लाख ड्रम खरीदा है, 300 करोड़ से अधिक का। लोग बिहार सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे कि किस तरीके से जो डस्टबिन 800, 1000, 1200 या फिर 1500 रुपये में बाजार में बहुत आसानी से मिल जाता है, उसको किस तरीके से 15,490 रुपये में खरीदा गया है। बताया जा रहा है कि डबल इंजन सरकार का यही तो फ़ायदा है कि 15,000 रुपये में भी एक डस्टबिन खरीद लेती है। क्या ये प्लास्टिक मंगल ग्रह से आया है? और दूसरी तरफ बिहार विधानसभा के सामने यूट्यूबर मनीष कश्यप सारे सबूत के साथ पहुंच गए और इसको लेकर वहां पर रिपोर्टिंग करने लगे। और साथ ही साथ अपडेट सामने आता है 15 अगस्त को लेकर, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है। बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम ट्रेंड सेटर बन चुका है। 15 अगस्त हो या रिपब्लिक डे, अब इंस्टाग्राम ट्रेंड सेट करता है। इस बार इंडिपेंडेंस डे सैटरडे को है, लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर 8 दिन पहले से 15 अगस्त मनाया जा रहा है। तो सोशल मीडिया यूज़र इंस्टाग्राम को ट्रेंड सेटर बता रहे हैं और बता रहे कि पब्लिक हॉलीडे हो या फिर कोई फेस्टिवल हो, इंस्टाग्राम के ऊपर इसका ट्रेंड 15 दिन पहले से चलता है। और किस तरीके से इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला कि 15 अगस्त 8 दिन पहले से ही इंस्टाग्राम के ऊपर मनाया जा रहा है। तो कम वक्त में ज़्यादा अपडेट आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, और चैनल के ऊपर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।